चलिए, गुड आफ्टरनून सबको। लास्ट क्लास में हम आईटीसी वाले चैप्टर पे बात कर रहे थे। अक्षित, पार्थ, सारा, विनीत, आपको कोई डाउट है तो बताइए। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप में से किसी को कुछ पूछना है कल की क्लास में? पूछो, थोड़ा सा क्या पूछना, पूछो, रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, और एनीथिंग एल्स इसके अलावा? कुछ पूछना है किसी को, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेरी? नहीं, कोई क्वेरी नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था तो क्वेरी कहां से आएगी। संयम, क्या पढ़ा था हमने कल? वेरी गुड, ठीक है, हाँ, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 16(2) की कंडीशंस के बारे में बात की थी। और सेक्शन 16(2) की कंडीशंस क्यों है? सेक्शन 16(2) की कंडीशंस इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है तो उसे 16(2) की प्रिस्क्राइब कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर 16(2) की प्रिस्क्राइब कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, विच इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर जीएसटी लॉ। पीछे वाले लोग ध्यान से सुने, जब आप ऑफेंस पेनल्टीज का चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर उस चैप्टर में ये सब चीजें आएगी कि जब हम कहते हैं कि रॉन्गफुल आईटीसी अवेलमेंट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, तो किस कंडीशन में हम कहेंगे कि आईटीसी को रॉन्गली अवेल किया गया है। तो उसके लिए 16(2) बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 16(2) में हमने एक कंडीशन पढ़ी कि जो भी व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन आईटीसी लेना चाहता है, ही मस्ट पजेस अ टैक्सेबल इनवॉइस। उसके पास या कोई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो जीएसटी इनवॉइस हो सकता है या वो डेबिट नोट भी हो सकता है। उसके बाद हमने बात की थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी अवेल किया जा सकता है, यानी इनवर्ड सप्लाई करने वाला व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी अवेल कर सकता है जब सप्लायर ने क्या फाइल कर दिया है, जीएसटीआर 1। और हाँ, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है और उसके बाद जीएसटीआर 2 भी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। यानी सप्लायर जब जीएसटीआर 1 जनरेट करेगा तो जीएसटीआर 2 भी रिपोर्ट जनरेट होगी। उस जीएसटीआर 2 बी में जो जो इनवॉइसेस आ रहे हैं, बस रिसिपिएंट उन्हीं की क्रेडिट ले सकता है। या यूं कह दीजिए कि जब भी इनवर्ड सप्लाई करने वाला व्यक्ति आईटीसी लेना चाहता है, जिन जिन इनवॉइसेस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो सारे इनवॉइसेस जीएसटीआर 2B में मेंशन होने चाहिए। अगर आप जिन इनवॉइसेस पे क्रेडिट लेना चाहते हैं वो जीएसटीआर 2B में मेंशन नहीं है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इतनी बात हम कल ने। अब कुछ और कुछ पूछना नहीं? नेक्स्ट, अगला सेक्शन 16(2) की अगली कंडीशंस हम पढ़ते हैं। पहले ना आप ये जो मैं येलो मार्क कर रही हूं उसको रीड करें। बस जितना मैंने येलो मार्क किया है उतना रीड करें। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सप्लायर, मतलब इनवर्ट सप्लाई करने वाले ने जिस व्यक्ति से माल खरीदा, उस सप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं। उसने अपने इनवॉइसेस कहां मेंशन किए? जीएसटीआर। कौन सा जीएसटीआर है? ये जीएसटीआर 1। और उस डिटेल से क्या जनरेट हुई? जीएसटीआर 2B। ये जीएसटीआर 2B किसको कम्युनिकेट होगा? रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या? हाँ, जो क्या कर रहा है? शाबाश, जो क्या कर रहा है? इनवर्ट सप्लाई कर रहा है। इनवर्ट सप्लाई करने वाले को जीएसटीआर 2B कम्युनिकेट होगा। ठीक है, और जैसे हमने बात की थी जब हमने सेक्शन 7(1)(c) पढ़ा था, तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था और उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो मोटर व्हीकल की क्रेडिट नहीं मिलती क्योंकि दैट इज ब्लॉक्ड। मैंने आपको बोला था कि जीएसटी लॉ में कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसी है जो कि अवेल नहीं की जा सकती, सरकार ने उसको क्या करके रखा है? ब्लॉक। तो अगर कोई ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई है जो इनएलिजिबल है, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट में मेंशन है, वो भी जीएसटीआर 2B में दिखाई जाएगी एज अ इनएलिजिबल आईटीसी। यानी जीएसटीआर 2B क्या है? आप ऐसे माने जीएसटीआर 2B एक बेस डॉक्यूमेंट है। इस बेस डॉक्यूमेंट को देखकर
इनवर्ड सप्लाई करने वाला आईटीसी लेगा। तो यानी जीएसटीआर 2B में अगर कोई आईटीसी इनएलिजिबल आईटीसी की तरह मेंशन है तो रिसीव करने वाला उसकी क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि जीएसटीआर 2B हमें क्या बताता है? जीएसटीआर 2B मुझे बताएगा जीएसटीआर 2B, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जीएसटीआर 1। किसने भरा? सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विस ने। इस जीएसटीआर 2B में क्या क्या आएगा? इनवॉइस नंबर, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का नाम, वैल्यू और उसके ऊपर जीएसटी। यानी कालूराम ट्रेडर्स का नाम यहाँ पे मेंशन होगा, उसने किस इनवॉइस से माल खरीदा वो यहाँ पे मेंशन होगा, इनवॉइस में लिखी वैल्यू भी होगी और इनवॉइस में लिखा जीएसटी भी होगा। ठीक है, और क्योंकि इसी को देख के तो वो क्या भरेगा? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, इसको देख के क्या भरेगा? शाबाश, जीएसटीआर 3B भरेगा। तो वो कोरिलेशन, वो कनेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ डाउट है पूछो इसमें। जीएसटी सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं भरा। हाँ ठीक है, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं भरा। अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं भरा तो फिर जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगा, और अगर जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं हुआ तो रिसिपिएंट जीएसटीआर 3B नहीं भर सकता। गलती किसकी है? जीएसटीआर 1 जिसने नहीं भरा। पर गेहूं के साथ गुण पिसता है ना, ये भी लपेटे में आएगा। बोले तुम क्रेडिट नहीं ले सकते। बोला मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने माल खरीदा है, मेरे पास इनवॉइस है, मैंने गुड्स भी रिसीव किया है, वॉट एवर इट इज। सरकार ये चाहती है कि जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है आप सब ना वो एक ही थाली की कटोरियां, एक ही थाली की कटोरियां मतलब आप सब एक ही जैसे हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीद रहे हो जो जीएसटीआर 1 नहीं भर रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब आपको क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है, आप डिपार्टमेंट में जाके उसके अगेंस्ट शिकायत दर्ज कर दो, और दूसरा अगली बार से उससे माल खरीदना बंद कर दो। ऐसे व्यक्ति से डील ही, उसको ब्लैकलिस्ट कर दो। सरकार कहती है उसे ब्लैकलिस्ट कर दो, ऐसे व्यक्ति से बिजनेस ही नहीं करना है, जबकि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। ठीक है, फिर और ऑप्शन क्या? आप फिर जाके आप अपील्स में जाओ, आप हाई कोर्ट में जाओ कि बोले मैंने तो माल खरीदा था, मैंने जीएसटी भी सप्लायर को दिया है, सप्लायर गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, वो सप्लायर की गलती, आप मेरे को बेनिफिट क्यों देने से मना कर रहे हो? फिर आप अपील्स में जाओ, फिर वहां पे जो होगा वो देखा जाएगा। बट बेसिकली लॉ मना करता है, नहीं क्रेडिट ले सकते भले ही गलती सामने वाले की हो। और कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, इसको आप कर दो होल्ड। ठीक है, किसको? ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसको होल्ड कर दो, आगे जब कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे तब यहाँ ये बात समझ में आएगी। जो बोल्ड में लिखा है आप इसे होल्ड कर दें। ठीक है, आपने कभी ये शब्द सुना है? एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, एक्ट एंड रूल्स। ओके, ज्यादा पावर किसको? एक्ट को या रूल्स को? एक्ट को। ठीक है, रूल्स क्या करते हैं? एक्ट को सपोर्ट करते हैं। यानी रूल्स क्या है? सबऑर्डिनेट है। ठीक है, और एक्ट क्या है? बॉस है। यानी एक्ट में अगर कोई बात लिखी है तो उसको रूल्स सपोर्ट करेंगे, यानी रूल्स के अंदर, या यूं कह दीजिए अगर एक्ट में एक लाइन लिखी है तो उसको समझाने के लिए रूल्स में 10 लाइन लिख दी जाती है कि इस चीज को कैसे फॉलो करेंगे। तो सेक्शन 16(2) में आईटीसी की जो कंडीशन यहाँ पे हमने लिखी है कि 2B होना चाहिए तभी आईटीसी ले पाएंगे, इसको रूल 36(4) में भी बताया गया है
यानी आप ये देखिए बार बार इसको कितने तरीके से रिपीट किया गया, यानी आईटीसी लेने की दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है कि आप आईटीसी उन्हीं इनवॉइसेस की लीजिए जो जीएसटीआर 2B में मेंशन है, अदरवाइज आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे। पढ़िए ए और बी दोनों पॉइंट। ठीक है, यानी ये बात कहां लिखी है, रूल्स में भी लिखी है। ओके, ये वाला पॉइंट तो हमने ऊपर भी होल्ड किया है ना, बस ये पढ़ना है ए और बी, केवल ए और बी पढ़ना है। ए और बी वाली बात दिमाग में घुस गई, कुछ समस्या, कोई कंफ्यूजन? चलो, आपने किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में है? एनीवन? गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है ना, और बहुत बार ऐसा होता है, बैंक्स में भी होता है, मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है, साल में कुछ फिक्स मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है। किसने कहा आपने कुछ बोला? कौन बोला? युवराज ने कहा आपको कुछ बोला? आप इन, भले ये युवराज है, आप इनकी बात मत मानो, ये आप नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे आप। सो साल का कुछ फिक्स मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है। अगर ड्यूरिंग द ईयर वो मेडिकल रिम्बर्समेंट आपने नहीं लिया तो वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा इन सेंस, क्योंकि मेडिकल रिम्बर्समेंट क्या है, अगर आप बीमार हुए तो आपकी दवाइयों का खर्चा सरकार देगी, पर ये जरूरी थोड़ी आप बीमार पड़े। आप बीमार नहीं पड़ेंगे, मान लेते हैं साल में 10,000 रुपए का मेडिकल रिम्बर्समेंट, अगर आप बीमार हुए, फैमिली मेंबर डिपेंडेंट, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा। तो साल खत्म होते होते सरकारी महकमा क्या करता है, छोड़ दे मेडिकल रिम्बर्समेंट। नहीं पड़ा कोई बीमार ऐसा कि 10,000 रुपए लग जाए, थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार हुआ होगा तो आई ऐसे 20, 50, 30 रुपए की दवाइयां आई, खा के पी के ठीक। फिर क्या करें शुभम, क्या करना चाहिए? मेडिकल रिम्बर्समेंट छोड़ दें? छोड़ दें? केशव क्या करें? छोड़ दें? अगर ऐसे मेडिकल रिम्बर्समेंट छोड़ने लगे तो फिर क्या सरकारी नौकरी का क्रेज? देखो, हाँ, कितने बुद्धिमान है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही मैं पूछना चाह रही थी। फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? फर्जी बिल बनवा लो। फर्जी बिल बनवा लो मतलब एक दवाई की दुकान पे आप जाएं, ठीक है, एक वो मन्नू मेडिकल स्टोर वाला आपके लिए क्या करेगा, फर्जी बिल बना के दे देगा, और वो आप बिल लगा दे और मेडिकल रिम्बर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड सिस्टम, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ओके, कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी जब मेडिकल, आप जब जाएंगे नौकरी करने तो आपको लगेगा कि ये 50,000 रुपए का मेडिकल रिम्बर्समेंट है, बोले मैं थोड़ी ऐसा बीमार हो जाऊंगा कि 50,000 रुपए मेरे खर्च हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, अपने शहर के किसी मन्नू मेडिकल स्टोर से आप फर्जी बिल बनवा लेंगे। ठीक, नाउ यहाँ पे फ्लॉ क्या है, आपने दवाइयां नहीं खरीदी लेकिन आपने बिल बनवा लिए, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द कायदा, आप दवाइयां भी खरीदें और आपके पास बिल भी होना चाहिए। अभी हमने जो लास्ट कंडीशन पढ़ी थी कि इनवर्ड सप्लाई जब हो तो और आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, आपके पास एक जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए। अगली बात क्या, आपके पास जीएसटी इनवॉइस भी होना चाहिए और आपने फिजिकली गुड्स और सर्विसेज भी खरीदी होनी चाहिए। यानी जीएसटीआर 3B आप फर्जी बिलों के ऊपर फाइल नहीं करेंगे, आपके पास प्रैक्टिकली फिजिकली गुड्स और सर्विसेज आपके फैक्ट्री में, आपके प्रेमाइसेस में, आपके ऑफिस में रिसीव होने चाहिए। अगर आप गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं कर रहे हो तो आपके पास, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। नाउ ये सारी कंडीशन साइमल्टेनियस कंडीशन है, साइमल्टेनियस मतलब इनवॉइस भी होना चाहिए, साथ में गुड्स और सर्विसेज भी रिसीव होनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर आपने क्रेडिट ले ली तो हम मानेंगे आपने रॉन्गफुल क्रेडिट अवेल की है। he has received the goods or services or both, he का मतलब कौन, who is making the inward supply, ये सारी कहानी किसके लिए, इनवर्ड सप्लाई करने वाले, तो टैक्सेबल पर्सन हु इज मेकिंग इनवर्ड सप्लाई। ठीक है,
टैक्सेबल पर्सन हु इज मेकिंग इनवर्ड सप्लाई। ठीक, ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन, इस बात में कोई डाउट? नाउ अगली बात, जब भी जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल खरीद रही है, ठीक है, पूरे साल का रॉ मटेरियल एक बार में खरीद के रख ले क्या? नहीं। अगर पूरे साल का रॉ मटेरियल एक बार में खरीदेंगे तो केशव क्या होगा? अगर कोई इंडस्ट्री अपनी ईयरली रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की एक साथ खरीद के ले आए तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। अच्छा, और क्या होगा? जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, पूरे साल का लाइमस्टोन एक बार में ले आई, क्या क्या नुकसान होगा इससे? क्या इंपैक्ट होगा उस इंडस्ट्री पे? लाइमस्टोन खराब हो जाएगा। और वैसे लाइमस्टोन खराब नहीं होता, मान ले खराब हो जाएगा। और कुछ और इसके अलावा? भरत, और क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, हर आइटम खराब होने वाला नहीं होता ना। लाइमस्टोन क्या खराब होगा? वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप जिस गोडाउन में सामान रख रहे हैं उसका रेंट बढ़ जाएगा, तो अननेसेसरी आपको पैसा उसमें ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। पर इंडस्ट्रीज एक साथ बल्क ऑर्डर देती हैं, क्यों? हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, बल्क ऑर्डर देती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक, तो जैसे हम बात कर लेते हैं सप्लायर ऑफ गुड्स, और सप्लायर ऑफ गुड्स हैं श्रीराम लाइमस्टोन्स। ठीक है, और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है बिरला सीमेंट। ओके, बिरला सीमेंट क्या बनाती है? ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये जो लाइमस्टोन है, ये एक बहुत एसेंशियल रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल के बिना सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं कि बिरला सीमेंट ने श्री लाइम को एक साथ 50,000 केजी लाइमस्टोन का ऑर्डर दिया। ठीक है, ऑर्डर एक साथ क्यों देगी? क्योंकि वही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप एक साथ बल्क में ऑर्डर नहीं देंगे तो आपको इनफ जो रिक्वायर्ड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं, रिसिपिएंट क्या चाहता है? रिसिपिएंट ये चाहता है कि उसको जो गुड्स है वो कैसे रिसीव हो, लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में। उससे होगा क्या? जितना लॉट मिलेगा पैसा उतने का ही देना पड़ेगा, उतने का स्टोर करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। ठीक, नाउ अब यहां पर 16(2) पिक्चर में आता है, और 16(2) कहता है ये बिरला सीमेंट कौन है? टैक्सेबल पर्सन। बिरला सीमेंट लाइमस्टोन क्यों खरीद रहा है? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो लाइमस्टोन पे बिरला सीमेंट को क्या मिलेगी? आईटीसी, क्योंकि बिरला सीमेंट के लिए लाइमस्टोन क्या है? इनपुट है। आप कोई भी इनपुट खरीदे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर क्या मिलेगी? आईटीसी। अभी तक हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन ये थी कि आपको इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, और दूसरा गुड्स रिसीव होना चाहिए। बट कहानी में ट्विस्ट, अगर गुड्स आपको लॉट्स में रिसीव होता है, हिस्सों में रिसीव होता है, तो आप आईटीसी कब लेंगे? ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। मान लीजिए 10,000 केजी के 5 लॉट आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, पैसा आपने एक ही बार में दे दिया। क्यों दिया पैसा एक बार में? क्योंकि आपको डिस्काउंट लेना था, आपने सारा पैसा एक बार में दे दिया। लेकिन आप 5 लॉट में गुड्स रिसीव कर रहे हैं। आप आईटीसी कब लेंगे? जिस दिन आपको 5वां लॉट रिसीव हुआ। भले ही इनवॉइस आ गया, भले ही पैसा दे दिया, बट आईटीसी कब लेंगे? ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। यानी जब पहला, दूसरा, तीसरा लॉट रिसीव हुआ तब आप आईटीसी नहीं ले सकते। पूरे के पूरे 50,000 केजी की आईटीसी कब मिलेगी? ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। ठीक है, पढ़िए इसको, जो मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ इसको रीड करिए।
डर लगता है कि आप अगर आखिरी लॉट रिसीव ना हो, हमारी कंडीशन है ना, सारी की सारी क्रेडिट आपको तभी मिलेगी जब आपको गुड्स रिसीव हो जाए। अगर आपने बीच में कोई आधा माल रिसीव किया तो आपको क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलती। कुछ डाउट है? ठीक है, इस क्वेश्चन करने के लिए हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, फिर सवाल करेंगे। मैं आपको है ना पहले ये वाला जो कंसेप्ट, एक आपके ऐसा लाइन डायग्राम बना होगा नोट्स में, देखो बना है ना। पहले हम ये वाला कंसेप्ट पे बात करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे उसके, फिर उसके साथ देखिए। अभी तक हमने क्या बात की, हमारे पिक्चर में दो लोग, एक सप्लायर ऑफ गुड्स, एक रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। ये सप्लायर ऑफ सर्विस भी हो सकता है और ये रिसिपिएंट ऑफ सर्विस भी हो सकता है। दोनों कौन हो? टैक्सेबल पर्सन। ठीक, जितनी बातें मैं लिख रही हूँ, जो बोल रही हूँ, उसमें अगर आपको, आप किसी बात से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे पॉज करें, उसी समय पूछें। ये टैक्सेबल पर्सन जो सप्लायर है, रिसिपिएंट को क्या कर रहा है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। ठीक है, जो ये टैक्सेबल पर्सन है, क्योंकि सारी स्टोरी किसके लिए, इनवर्ट सप्लाई करने वाले के लिए, रिसिपिएंट के लिए। इस टैक्सेबल पर्सन ने क्या करा, इनवर्ट सप्लाई। क्यों करी? फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस करी। ठीक है, और जो ये इनवॉइस है, ये जीएसटीआर 2B में भी शो हो रहा है, क्योंकि सप्लाई के लिए सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भी भर दिया, और रिसिपिएंट के पास जीएसटी इनवॉइस भी है। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ी। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि सप्लायर ने रिसिपिएंट को 1000 केजी गुड्स सप्लाई किया। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है कि जब भी रिसिपिएंट गुड्स रिसीव कर रहा है, इट मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो सामान आपके बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं या यूज करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। बट रिसिपिएंट के पास इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए एक मशीन थी। ठीक है, और इस मशीन के अंदर 1000 केजी रॉ मटेरियल डाल। ठीक है, बट क्या हुआ, प्रोसेस लॉस। कितना? 2 केजी का क्या हो गया, प्रोसेस लॉस, है ना। 2 केजी का क्या हो गया, प्रोसेस लॉस। यानी कितना मटेरियल काम में आया, 9998 केजी। प्रोसेस लॉस समझते? ठीक है, क्या 990 आएगा। प्रोसेस लॉस समझते? कॉस्टिंग में प्रोसेस लॉस पढ़ा है युवराज? क्या होता है प्रोसेस लॉस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस लॉस? ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोसेस लॉस? इट इज एन, ये नॉर्मल लॉस होता है। अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है प्रोसेस लॉस। अब नॉर्मल लॉस कब हो सकता है? इतना धीरे बोल रहे हो, मुझे ही कुछ नहीं सुन रहा। आराम से। हाँ, क्या होता है शुभम, नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस, और अब नॉर्मल लॉस जो पता नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है,
चलिए पहले प्रोसेस लॉस के बारे में बात करते हैं। हमने बात की प्रोसेस लॉस दो तरीके का हो सकता है। ये प्रोसेस लॉस नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल लॉस मींस विच इज एज पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्लान, यानी आपको पता है कि भाई इस प्रोसेस के दौरान अगर आप 1000 यूनिट इनपुट डालोगे तो 998 यूनिट ही आपको आउटपुट निकल के आएगा। अब नॉर्मल लॉस जो प्रोसेस का पार्ट नहीं होता, शटडाउन हो सकता है, मशीन में ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, सडन कुछ हो सकता है और आपको कुछ अबनॉर्मल लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। ओके, इस चाहे ये नॉर्मल लॉस हो या अबनॉर्मल लॉस हो, बिजनेस के अंदर कितना मटेरियल यूज हुआ, चाहे या नॉर्मल लॉस हो या अबनॉर्मल लॉस हो, बिजनेस के अंदर कितना मटेरियल यूज हुआ। नौ सौ अट्ठानवे, कुणाल 998 या 1000? लॉ ये मानता है कि एक्चुअली में आपने कितना यूज किया। अच्छा ओके ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली में आपके फाइनल आउटपुट का पार्ट, ये देखिए जब हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो रॉ मटेरियल होता है ये किसका पार्ट बन जाता है? फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स मतलब इस रॉ मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं, इसको फिनिश गुड्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं और फिर फिनिश गुड्स को बेच रहे हैं, ठीक है। इस फिनिश गुड्स का पार्ट कितना बना? 998 केजी, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती थी, आपके लिए ये कंट्रोल में नहीं है, प्रोसेस लॉस आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए लॉ मेकर ये बोलता है कि आपको कितनी यूनिट की आईटीसी मिल जाएगी? 1000 केजी की आईटीसी मिल जाएगी। मींस इनवर्ड सप्लाई आपने जो भी की हो, अगर इनवर्ड सप्लाई जो आपने क्वांटिटी की है, अगर वो पूरी की पूरी प्रोसेस के दौरान काम नहीं आ रही है और कारण क्या है? प्रोसेस लॉस, तो भी आपको आईटीसी कितनी मिलेगी? जितनी एक्चुअली में यूज हुई वो नहीं, जितनी आपने खरीदी थी वो। मींस ग्रॉस क्वांटिटी। आपको आईटीसी कितने की मिलेगी? ग्रॉस क्वांटिटी। बिल कितने का बना? 1000 यूनिट का, तो आईटीसी भी कितने की मिलेगी? 1000 यूनिट की आईटीसी मिलेगी। प्रोसेस लॉस को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है, प्रोसेस लॉस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस लॉस, ठीक है। प्रोसेस लॉस दो तरीके का हो सकता है, या तो नॉर्मल लॉस होगा या अब नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस मींस विच इज अ पार्ट ऑफ आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का जो पार्ट है। अब नॉर्मल लॉस सडन लॉस हो सकता है, ठीक। आईटी यहाँ पे आप अपने यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, आप लिखिए इसको, आईटीसी ऑन इनपुट्स अलाउड, दैट इज ग्रॉस क्वांटिटी। ग्रॉस क्वांटिटी मतलब जितने का बिल बना वो ग्रॉस क्वांटिटी के ऊपर आईटीसी मिलेगी। अभी हम ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। बट कभी कभी ये लॉस जरूरी नहीं है प्रोसेस के दौरान हो, कभी कभी ये लॉस ट्रांजिट के दौरान भी हो सकता है। ट्रांजिट के दौरान मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स से रिसिपिएंट ऑफ गुड्स तक जब सामान पहुंचा उसके दौरान अगर कोई लॉस हुआ तो क्या होगा? वो ट्रांजिट लॉस। ट्रांजिट लॉस भी दो तरीके का हो सकता है, नॉर्मल और अब नॉर्मल। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस कैसे होता है? वो नॉर्मल लॉस है ना। कोल्ड ड्रिंक की बोतल टूट गई, दैट इज नॉट अ नॉर्मल लॉस ना। ये कैसे एग्जांपल होगा? ये दैट इज नॉट अ नॉर्मल लॉस। इसे ट्रांजिट के दौरान नॉर्मल लॉस थोड़ी कहेंगे, ये तो आपको पता है। आप बॉटल्स को ठीक से रखो। आप सोचिए ये तो कितना बड़ा इंटरनल कंट्रोल का फ्लॉ है, अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके कांच की बॉटल्स को
भेज रही है और हर बार अगर आपकी 20 बॉटल टूटती है तो दिस इज आपका इंटरनल कंट्रोल का फ्लॉ है। ये नॉर्मल लॉस कैसे हुआ? ये तो आपके कंट्रोल में है ना रोकना। आप पैकिंग ठीक से करके भेजो। हम लॉस इन ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ये तो रास्ते में। जवाब देने का सबसे पहला रूल क्या? सवाल सुनिए। बॉटल बना रहे हैं, मैं तो ट्रांजिट की बात कर रही हूँ। रास्ते में क्या बनाएंगे? रास्ते, लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट, ट्रांजिट सप्लायर ऑफ गुड्स से रिसिपिएंट ऑफ गुड्स तक पहुंचते हुए जो लॉस हुआ उसके बारे में हम बात करें। लॉस इन ट्रांजिट, प्रोसेस लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। बनाने के समय लॉस हुआ, दैट इज प्रोसेस लॉस ना। ट्रांजिट के दौरान नॉर्मल लॉस कैसे होगा? इनपुट का लॉस यहाँ पे, इनपुट का लॉस। और सोचिए, सोचिए, दिस इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सोचिए, नॉर्मल लॉस कैसे होगा वो? नॉट नेसेसरी। मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ एग्जाम्पल से। जरूरी नहीं है ना कि गिरेगा ही। अगर ऐसे गिरने लगेगा तो हर लिक्विड चीज गिरेगी ना। लुब्रिकेंट्स ऑयल ट्रांसपोर्ट होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर कंपनी नुकसान भुगतेगी क्या? वो कंपनी के कंट्रोल में है। उसको रोकना कंपनी के कंट्रोल में है। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। और सोचिए। हाँ, ठीक है, ओके। और कॉटन, कॉटन में नॉर्मल लॉस कैसे होगा? कॉटन में वो तो गेन होगा ना, वेट बढ़ जाएगा। उल्टा कैसे होगा? वही मैं बोल रही हूँ। आप अपने, आप सोचिए आपके सराउंडिंग में हो गए। और सोचिए। पानी इवेपोरेट होता है। पानी इवेपोरेट होता है। पानी तो धूप से इवेपोरेट होता है। और बोलिए, और सोचिए। चित्रांश, शुभम, क्या? दूध खराब हो जाए? दैट इज अ नोन थिंग टू इंडस्ट्री। मर्चेंटेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, दैट इज नॉर्मल लॉस। वो नॉर्मल लॉस कैसे होगा? अच्छा चलो ऑनलाइन वालों से पूछते हैं। जैसे कोल होता है ना, कोयला होता है। कोयला जब जमीन से खनिज निकलता है, रॉ मटेरियल मिनरल निकलता है, तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है। ठीक है, 100 टन ट्रक में लोड हुआ, जब इंडस्ट्री तक पहुंचेगा तो मॉइस्चर सूखेगा। जैसे ही नमी सूखेगी वजन कम हो जाएगा। वजन कम हो जाएगा यानी लोडिंग के टाइम पे आपने 100 टन लोड किया होगा ट्रक में, लेकिन जब आप अनलोड करोगे तो 100 टन अनलोड नहीं हो सकता। दैट इज अ नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। वो गुड्स का नेचर होता है। ट्रांजिट के दौरान नॉर्मल लॉस गुड्स का नेचर होता है। जैसे आपने इवेपोरेशन का एग्जांपल दिया। इवेपोरेशन जैसे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट होते हैं। जैसे परफ्यूम नहीं होता है, वो इवेपोरेट होता है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो क्या?
नहीं कर सकते। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी होती है, लकड़ी में भी नमी होती है। जितनी लकड़ी लोड हुई उतनी लकड़ी अनलोड नहीं होगी, वो वजन में 100%। हाँ, कॉटन में मॉइस्चर कम कम होता है मॉइस्चर। पता नहीं, मैं मेरे को कॉटन इंडस्ट्री का नहीं पता, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं भी गूगल करूंगी तो मुझे पता लगेगा, हो सकता है अगर आप कह रहे हो तो। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। वॉलेटाइल गुड्स होते हैं, वॉलेटाइल गुड्स मतलब उनका नेचर ही है कि कुछ इवेपोरेट होगा, वजन कम होगा, मॉइस्चर सूखेगा, दैट इज अ नॉर्मल लॉस। वो क्या इंडस्ट्री के हाथ में है? नहीं, वो होगा ही होगा। तो ट्रांजिट के दौरान नॉर्मल लॉस को भी क्या दे दी? माफी। माफी दे दी मतलब चलेगा, जितना क्वांटिटी लोड हुई उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगी, भले ही एक्चुअली में आपको माल तो कम ही रिसीव होगा ना, क्योंकि नॉर्मल लॉस है ट्रांजिट। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको आईटीसी किस पे मिलेगी? लॉस्ट क्वांटिटी पे नहीं, ग्रॉस क्वांटिटी पे। ग्रॉस ही बोला था क्या? अच्छा ठीक है, ग्रॉस क्वांटिटी पे, ग्रॉस क्वांटिटी पे आपको आईटीसी मिल जाएगी। और अब नॉर्मल लॉस, वो बोतलें टूट गई, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज, ट्रक खाई में गिर गया, चोरी हो गया, व्हाट इज दिस? अबनॉर्मल लॉस। ये सब अबनॉर्मल लॉस है ट्रांजिट के दौरान। अबनॉर्मल लॉस में आईटीसी किस पे मिलेगी? नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी मतलब जितनी क्वांटिटी आपको रिसीव हुई, ऐसा ऐसा लिख लो, ये केस लो, याद नहीं रखना। ग्रॉस क्वांटिटी, ग्रॉस क्वांटिटी, अबनॉर्मल लॉस है नेट क्वांटिटी। नोटेड? चलो अब एक सवाल करेंगे। देखिए, मैसर सी लिमिटेड जो है वो चेन्नई के हैं एंड प्रोक्योर्ड 1000 kg गुड्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर केजी। 10,000 kg मटेरियल रिसीव हुआ है 100 रुपए पर केजी। आईटीसी वाले चैप्टर में से सवाल कैसे आते हैं उसके लिए एग्जांपल है। किससे खरीदा? डी लिमिटेड दिल्ली से। तो डी लिमिटेड कौन हो गए? सप्लायर ऑफ गुड्स। सी लिमिटेड कौन हो गए? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। दीज गुड्स केम टू मैसर सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से गुड्स रिसीव हुए हैं, ठीक है। डिस्पैच हुआ 10 अक्टूबर को, कितना क्वांटिटी डिस्पैच हुआ? 2000 केजी। रिसीव कब हुआ? 15 नवंबर को। देखिए ऑर्डर कितना है? 10,000 केजी। पहला लॉट डिस्पैच हुआ है 10 अक्टूबर को 2000 केजी का, 15 नवंबर को रिसीव हुआ है। ट्रांजिट के दौरान नॉर्मल लॉस है कितना? 2 केजी, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस कितना है? नील। कितने केजी रिसीव हो रहे हैं? 1998। यानी डिस्पैच कितना हुआ? 2000 केजी। रिसीव कितना हुआ? 1998 केजी, ठीक है। आईटीसी कितनी क्वांटिटी पे मिलेगी? 2000, क्योंकि ट्रांजिट के दौरान नॉर्मल लॉस को माफी। 2 अक्टूबर को दूसरा लॉट रिसीव हुआ, भेजा है 5000 का। 20 नवंबर को रिसीव हुआ, 5 केजी का नॉर्मल लॉस है। नो अब नॉर्मल लॉस कितना रिसीव हुआ? 4995 केजी। आईटीसी कितने पे मिलेगी? 5000 पे, क्योंकि अगेन ट्रांजिट के दौरान नॉर्मल लॉस है। तीसरा लॉट डिस्पैच हुआ है 3000 केजी का, रिसीव हुआ है 1 जनवरी को, और नॉर्मल लॉस है 1 केजी का। अब नॉर्मल लॉस है 20 केजी का। आईटीसी कितने पे मिलेगी? कितना माइनस करें 2-3 हजार में से? 20 माइनस कर दें, क्योंकि हम किसको कंसीडर करते हैं? केवल अब नॉर्मल लॉस को। नॉर्मल लॉस की तो बात ही मत करो, जैसे नॉर्मल लॉस तो मान लो हुआ ही नहीं। अब नॉर्मल लॉस को कंसीडर करते हैं, तो अब नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद नेट क्वांटिटी कितनी आई? 29, नहीं ये तो सही है, पर आईटीसी कितने पे मिलेगी? 2980 केजी, ठीक है। अब देखिए सवाल आपसे क्या पूछा है। इनवॉइस कितने का बना है? 10,000 केजी का। रेट ऑफ जीएसटी है 18%। आपको पहले सवाल का जवाब देना है कि क्या रिसिपिएंट प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ले सकता है क्या 15 और 20 नवंबर को? 15 और 20 नवंबर कौन सी डेट है? डिलीवरी डेट नहीं, रिसिप्ट डेट। 15 नवंबर 20 नवंबर रिसिप्ट डेट है पार्शियल क्वांटिटी की।
क्या 15 नवंबर 20 नवंबर को आईटीसी ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? 16(2) ने बोला आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। जब आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो भी आपको वैसे प्रोविजन कोट करना इसी तरीके से पड़ेगा। हेंस 15 नवंबर 20 नवंबर को प्रपोर्शनेट आईटीसी नहीं ली जा सकती। मैसर सी लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर आईटीसी व्हेन? मैसर सी लिमिटेड आईटीसी कब ले सकता है? कब ले सकता है? कौन सी डेट पे? 1 जनवरी पे। क्यों? बिकॉज 1 जनवरी पे लास्ट लॉट रिसीव हुआ है। ठीक है। कितनी क्रेडिट ले सकता है? 2000 प्लस 5000 प्लस 2980 कितना हो गया? 9980। इतनी क्वांटिटी पे आईटीसी मिलेगी ना? किस रेट से खरीदा है मटेरियल? 100 रुपए की रेट से। तो हमारी इनवर्ट सप्लाई की वैल्यू क्या हो गई? और आईटीसी किस रेट से मिल रही है? कितना फिगर आया अमाउंट? 179,640। तो ये मेरी एलिजिबल आईटीसी है। ठीक है। एलिजिबल आईटीसी इतने रुपए की आईटीसी ले सकता है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन? इसके आगे लिख लो, ये रिपीट हो रहा है कंसेप्ट। नोटेड? देखिए, सप्लायर ऑफ गुड्स, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। सप्लायर ऑफ गुड्स रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को क्या करेगा? सप्लाई करेगा। और जब भी सप्लाई करेगा, अगर उसके ऊपर सप्लाई के पांचों पैरामीटर पूरे होते हैं तो क्या बनाएगा? जीएसटी आईएन नहीं बनाएगा, जीएसटी इनवॉइस बनाएगा। ठीक है। जीएसटी इनवॉइस बनाएगा और जीएसटी इनवॉइस में क्या लिखेगा? एक तो लिखेगा वैल्यू ऑफ गुड्स। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू कितनी है? 1 लाख। और रेट ऑफ जीएसटी 18% से, तो 18,000 जीएसटी। बिल कितने का बना? 1,18,000। ये बिल किसके पास गया? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स के पास। ठीक है। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स सबसे पहले क्या इंश्योर करेगा कि रिसिपिएंट ऑफ गुड्स क्या है? नंबर 1, ही इज अ टैक्सेबल पर्सन। सेकेंड, वो जो भी माल खरीद रहा है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तीसरी बात, इस इनवॉइस के लिए सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भर दिया हो और जीएसटीआर 2B में ये इनवॉइस शो होने लग गया हो। चौथी बात, रिसिपिएंट के पास इनवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए। पांचवी बात, जब भी जीएसटी इनवॉइस हो तब तक फिजिकली गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, और अगर लॉट्स में है तो लास्ट लॉट रिसीव हो जाना चाहिए। इतनी बातें सब ठीक ठाक। अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब नई कंडीशन 16(2) की, ये कंडीशन क्या बोलती है कि अगर रिसिपिएंट क्रेडिट लेना चाहता है तो रिसिपिएंट को इनवॉइस वैल्यू प्लस जीएसटी। इनवॉइस वैल्यू प्लस जीएसटी का मतलब कितना अमाउंट हो गया? यही लायबिलिटी है ना। रिसिपिएंट सप्लायर को कितना पैसा देने के लिए जिम्मेदार है? 1,18,000। 1,18,000 का पेमेंट रिसिपिएंट किसको करे? सप्लायर को। ठीक है। आईटीसी अगर रिसिपिएंट को लेनी है तो एक और कंडीशन, बिल में जितनी वैल्यू और जितना जीएसटी लिखा है
उसका पैसा रिसिपिएंट सप्लायर को दे दे। कितने दिन में? इनवॉइस की डेट से 180 दिन में। इनवॉइस की डेट से 180 दिन। देखिए क्रेडिट किसको लेनी है? रिसिपिएंट को, लेकिन सरकार को चिंता किसकी है? सप्लायर की चिंता है ना, तभी तो रिसिपिएंट को बोला तुम आईटीसी तभी ले पाओगे जब इनवॉइस की डेट से 180 दिन में पैसा किसको पहुंचा दोगे? सप्लायर को। सरकार को सप्लायर की चिंता क्यों? कुणाल, सप्लायर टैक्स पे करेगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि सप्लायर ने बोला कि भाई मेरे पे तो जो जीएसटी का बर्डन है वो तो मैंने रिसिपिएंट को दे दिया, जब रिसिपिएंट मुझे पैसा देगा तभी तो मैं आपके पास लाऊंगा। तो सरकार को ना सप्लायर की चिंता है ना रिसिपिएंट की। सरकार को किसकी चिंता है? खुद की चिंता है। बोले कि हमारे को जीएसटी चाहिए, इसके लिए रिसिपिएंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम 180 दिन के अंदर पैसा पहुंचाओ, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो हम आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, बस आज के लिए इतनी बात। इस कंसेप्ट को हम कल कंटिन्यू करेंगे।